तो यहाँ पर जो बात होती है, यहाँ बात हो रही है या तो एस्केप करने में, या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर या फिर स्टेट प्रिजनर को रेस्क्यू करने के लिए, और या फिर अगर हम बात करें इवन हार्बरिंग। हार्बरिंग का मतलब या तो कोई सेफ रिफ्यूज देना, ठीक है, या फिर उसको जो है, उसने जब ये एस्केप हो गया तो उसके बाद उसकी हेल्प करना, उसको जगह देना रुकने के लिए, या फिर कुछ ऐसा करना, तो उसको बोलेंगे हार्बरिंग ऑफ। ठीक है, तो हार्बरिंग ऑफ स्टेट प्रिजनर ऑफ और प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, तो उनको ये करना, तो दिस कोरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 130 ऑफ आईपीसी। तो ये बेसिकली पहले 130 ऑफ आईपीसी में डील किया जाता था। ठीक है, सो नाउ इट इज बेसिकली अंडर सेक्शन 158 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो ये सेक्शन 158 ऑफ बीएनएस में है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, राइट, सेक्शन 158 ऑफ बीएनएस criminalizes, section 158 of BNS criminalizes assistance given. It criminalizes assistance given to a state prisoner, criminalizes assistance given to a state prisoner or prisoner of war, or prisoner of war in escaping or avoiding recapture, in escaping or avoiding recapture, in escaping or avoiding recapture। ठीक है, तो या तो उसको एस्केप करने में कोई एड कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, या फिर उसको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, या कोई उसको हार्बरिंग हो रही है, उसकी उसको बचाव कर रहा है उसके बाद में, एस्केप करने के बाद। ठीक है, या तो एस्केप करने के लिए जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड मिल रहा है, या फिर उसको रिकैप्चर से बचाने के लिए अगर उसको असिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है, तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 158 ऑफ बीएनएस। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो है इट बेसिकली अप्लाइज टू एनी पर्सन। ठीक है, ये पिछले वाले सेक्शन 156 की तरह टू केवल पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लॉ एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर रहा है। लॉ ये कह रहा है कि अगर अलाउंस की बात आ रही है, ठीक है, किसी भी स्टेट प्रिजनर या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर अलाउ किया जा रहा है, तो क्योंकि वो कस्टडी में है एक पब्लिक सर्वेंट की, तो अलाउ कौन कर सकता है? ओनली पब्लिक सर्वेंट कैन अलाउ। बट जहां पर बात आ रही है उस जिसको कैप्चर कर लिया गया है, अगर उसको एस्केप किया गया तो केवल पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, लेकिन उसको एस्केप करने में अगर उस पब्लिक सर्वेंट को कोई हेल्प कर रहा है, तो हेल्प करने वाला तो कोई भी हो सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि वो हेल्प करने वाला केवल पब्लिक सर्वेंट हो। एनीवन कैन एड दैट एक्ट, एनीवन कैन हेल्प इन एस्केपिंग। या फिर पब्लिक सर्वेंट ने एक बार अलाउ कर दिया एस्केप करने का, उसके बाद की अगर हम बात करें, तो हार्बरिंग, हार्बरिंग एज इन उसको सेफ शेल्टर देना, सेफ शेल्टर, उसको जो है प्रोटेक्शन की जगह प्रोवाइड करना, उसको कहीं जो है कहीं दूर जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनवा देना, वीजा बनवा देना, तो वो सारे काम तो कोई भी कर सकता है। So then after section 156, section 158 comes, which basically talks about कि अगर अलाउ करने के बाद जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो तो कोई भी कर सकता है। तो इस सेक्शन में पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं की जा रही है। इन दिस सेक्शन पब्लिक सर्वेंट इज नॉट टॉक्ड अबाउट। ऑल राइट, क्लियर है? हाँ जी, हमें ऑडिबल? वीडियो शायद स्टक है, फिर ऑडियो। हेलो 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 हेलो।
चलो एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। तो देखो, इसका स्कोप ये है कि नोइंगली एड करना या फिर असिस्ट करना, ठीक है, रेस्क्यू करने में, या इवन रेस्क्यू करने का अटेम्प्ट करना, हार्बरिंग करना, कंसीलिंग करना, ठीक है। तो ये सारी, या इवन अगर कोई रिकैप्चर करने जा रही है अथॉरिटीज, तो उनको जो है उस रिकैप्चर को अवॉइड करवाना, these all things will be covered under section 158 of BNS, ठीक है। ये सारी चीजें सेक्शन 158 में कवर होंगी, ठीक है। इसमें लिख लो, to establish liability under section 158 of BNS, to establish liability under section 158 of BNS, the person assisted must be, the person assisted must be, या तो वो एक स्टेट प्रिजनर होना चाहिए, मस्ट बी अ स्टेट प्रिजनर और अ प्रिजनर ऑफ वॉर, मस्ट बी अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर, बाहर से वॉर के दौरान किसी भी इंसान को, एनिमी स्टेट के इंसान को कैप्चर कर लेना, दैट विल बिकम द प्रिजनर ऑफ वॉर ट्रीटेड अंडर जिनेवा कन्वेंशन। और या फिर आप ही के स्टेट के अंदर कोई इंसान है जिसने क्या किया है, जिसने, जिसके ऊपर एलिगेशन है ऑफ द ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, ठीक है, तो वो राइट, फुल स्टॉप डाल के, ही मस्ट बी इन लॉफुल कस्टडी, he must be in lawful custody or escaped from lawful custody, ठीक है। ऐसे लिखो, द अक्यूज्ड मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द प्रिजनर। अब मान लो अक्यूज्ड को पता ही नहीं था कि ये स्टेट प्रिजनर है या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर है, तो उस केस में ये सेक्शन नहीं लगेगा। मस्ट नो द स्टेटस ऑफ द प्रिजनर, and the act must involve aid, and the act must involve aid, rescue, harboring, concealment, और resistance, और resistance, ठीक है। तो these all will be included under this, ठीक है, resistance। ऐसे नोट डाल के लिख लो, नॉलेज इज एसेंशियल, नॉलेज प्लेज ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, ठीक है। तो नॉलेज होनी चाहिए इस बात की कि द पर्सन इज अ स्टेट प्रिजनर। हाँ, ऐसे केस में अगर एक नॉर्मल प्रिजनर है, वो स्टेट प्रिजनर नहीं है या प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है, उसको भी अगर ये सब चीजें की जाए, देन दैट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंस, बट अंडर डिफरेंट सेक्शन। इस सेक्शन में अगर ट्रीट करना है तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है, ठीक है। अब द क्वेश्चन हियर कम्स कि फॉर एग्जांपल एक या तो एक स्टेट प्रिजनर है या एक प्रिजनर ऑफ वॉर है। ये क्या है, ये मान के चलो पेरोल पे है, ठीक है, ये पेरोल पे है। अब पेरोल पे, इसका मतलब क्या, अब इस इंसान को मानो अब्रॉड जाने में अगर किसी ने एड किया, हेल्प किया, तो विल दिस बी कैटेगराइज्ड as a offense under section 158? The question is this: yes, the answer is yes. Why answer is yes? Answer is yes because even if a person is on a parole, he is considered as being under a lawful custody.
he is still considered to be under the lawful custody. ठीक है, ये अभी भी, और पैरोल पे हमेशा एक क्या दी जाती है, एक परमिटेड लिमिट दी जाती है कि दिस लिमिट यू कैन नॉट क्रॉस। तो ऐसे केस में ये लिमिट क्रॉस करने से अगर कोई, या क्रॉस करने के लिए अगर कोई एड, रेस्क्यू, हार्बर, हेल्प अगर करता है, देन ऑल्सो दिस सेक्शन कैन बी इन्वोक्ड। कंडीशन ओनली बीइंग नॉलेज, नॉलेज मस्ट बी देयर। ठीक है, तो ये बातें हैं, अंडरस्टूड? ठीक है, तो लिख लो इसमें, अ प्रिजनर ऑन पैरोल, अ प्रिजनर ऑन पैरोल remains in the lawful custody, remains in the lawful custody, and if he exceeds the permitted limit, and if he exceeds the permitted limit, comma, this will be deemed to be as escape, this will be deemed to be as escape, and assisting parole violation will attract section 158. Assisting parole escape will attract section 158. इसमें लिख लो, what will be the punishment under section 158? What will be the punishment under section 158? इसमें लिख लो, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखो, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें जो है ये सेक्शन ना केवल उस एक्ट को बेसिकली क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि वो जो एक्ट वो इंसान कर रहा है टू हेल्प द पर्सन टू बेसिकली एस्केप, तो वो एक्ट को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है, यहाँ वो बेसिकली पूरे नेटवर्क को क्रिमिनलाइज करने की बात की जा रही है। जो नेटवर्क बेसिकली ऑपरेट करते हैं एट द वर्ल्ड लेवल, इवन बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स हैं जो नेटवर्क्स ये ऑपरेट करते हैं कि जो बेसिकली एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, तो एंटी स्टेट एलिमेंट्स के कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो क्या करते हैं, एंटी स्टेट एक्टिविटीज को कमिट करते हैं, उनके ऊपर स्टेट एक्विजिशन, स्टेट ऑफेंसेस का एक्विजिशन लगता है, उनको स्टेट प्रिजनर बना के जो है जेल में डाला जाता है, एंड दे बेसिकली असिस्ट द दोज पीपल जो कि बिहाइंड द बार है उनको एस्केप करने में। तो वो पूरे नेटवर्क को इसमें जो है वो क्रिमिनलाइज किया गया है। बात आ रही है समझ में? इसमें देखो, एक तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टेट प्रिजनर्स होते हैं उसमें बहुत सारे इंसर्जेंट्स होते हैं, इवन कई सारे टेररिस्ट होते हैं, या कई सारे ऐसे पॉलिटिकल डिटेनीज भी होते हैं जिन्होंने देश की सोवरेनिटी को अफेक्ट किया है। तो ऐसे केस में भी वी वुड से कि इन लोगों को असिस्ट करना टू एस्केप द बार, तो वो असिस्ट करना भी क्या होगा, वो असिस्ट करना जो है पूरे स्टेट मैकेनिज्म को डिस्टेबलाइज कर सकता है। ऐसे लोगों को असिस्ट करना टू एस्केप द कस्टडी, ये रेबेलियन को एनकरेज कर सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 158 को एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, अगर दूसरी हम बात करें तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी जो है, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए है, तो वो भी इवन इसी बात को जो है कहता है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक पाकिस्तान का प्रिजनर ऑफ वॉर है,
पाकिस्तान का प्रिजनर ऑफ वॉर इंडिया के अंदर कैप्चर्ड है, तो इसको जो है किसी ए इंसान ने एड किया टू बेसिकली एस्केप। ठीक है, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को एस्केप कर दिया गया। तो इंडिया ने तो टेक्निकली इंडिया हैज वायलेटेड दिस इंटरनेशनल अग्रीमेंट अंडर जिनेवा कन्वेंशन। और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमारे देश के रिलेशन विद पाकिस्तान और ज्यादा वर्सन हो सकते हैं इस चीज से। बिकॉज बाई डूइंग दिस उस ए इंसान ने क्योंकि एस्केप करने में इस प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प की है, तो ऐसे केस में पाकिस्तान विल कंसिस्टेंटली एलिज इंडिया कि ये इंडिया का ही करामात है, इंडिया ने ही इस चीज को कराया होगा। तो दिस स्टैंड्स टू बी रॉन्ग, है ना। तो ये एक गलत प्रेसिडेंट सेट करता है और ये गलत है, इससे इंटरनेशनल क्राइसिस भी आ सकता है। इसीलिए इस सेक्शन को इस हार्शर लेवल पे जो है पनिश किया गया है। ठीक है, ऐसे लिख लो इस बात को। दिस सेक्शन इज ग्राउंडेड इन this section is grounded in national security प्रोटेक्शन। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो पहला तो है नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। तो इसमें राइट, स्टेट प्रिजनर्स ऑफन इंक्लूड्स state prisoners often includes insurgents, comma terrorists, insurgents, comma terrorists, comma political detainees that affected the sovereignty of the country। फुल स्टॉप डाल के लिख लो, helping them escape may destabilize the state and encourage rebellion। helping them may destabilize the state and encourage rebellion। ठीक है, अब फुल स्टॉप डाल के इसमें सेकंड बी, बी पे लिख लो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसमें लिखो फॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर द एस्केप असिस्टेंस में, for prisoners of war, the escape assistance may complicate the international relations, may complicate the international relations, and also may violate the obligations under war convention। ठीक है, और जो वॉर कन्वेंशन है दैट इज द जिनेवा कन्वेंशन, ठीक है, ऑन प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो उसको भी जो है मे लीड टू द वायलेशन ऑफ दोज इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ठीक है, कि इंडिया अगर सामने वाले स्टेट के प्रिजनर ऑफ वॉर को अगर नहीं प्रोटेक्शन जो है अकॉर्ड कर पाया, तो दैट मे लीड या विल लीड टू बेसिकली द वायलेशन ऑफ नेशनल अकॉर्ड। ठीक है, अच्छा, ऐसे केस में एक और पॉइंट लिख लो, सेक्शन 158 क्रिमिनलाइजेस नॉट मियरली द एस्केप। सेक्शन 158 criminalizes not merely the escape but the network that has enabled the escape। पूरे नेटवर्क को जिसकी वजह से ये एस्केप हो पाया।
ठीक है, ऐसे लिख लो फुल स्टॉप डाल के। दिस प्रोविजन ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सटेंडेड कॉम्प्लिसिटी इन स्टेट ऑफेंसेस। Doctrine of extended complicity in matters of state offenses। ठीक है, तो ये क्या मतलब है इसका? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सटेंडेड कॉम्प्लिसिटी का मतलब भी लिख लो। इट होल्ड्स दैट अ पार्टिसिपेंट लायबल फॉर क्राइम इट होल्ड्स दैट अ पार्टिसिपेंट लायबल फॉर क्राइम्स committed by another party that were not specifically planned that were not specifically planned but were a foreseeable consequence of their shared enterprise। तो देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सटेंडेड कॉम्प्लिसिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक इंसान जिसने खुद से वो काम नहीं किया है, एक इंसान, क्योंकि देखो इसमें एस्केप एक्चुअली जो है वो किसने किया है? एस्केप एक्चुअली किया है किसी पब्लिक सर्वेंट ने, बट इसको क्योंकि इसने खुद से वो काम नहीं किया, बट स्टिल ही विल बी पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस। क्यों? क्योंकि उसने एड किया है। दिस डॉक्ट्रिन सेज दैट द पर्सन हु डज नॉट हिमसेल्फ कमिट्स दैट क्राइम, ठीक है, कैन ऑल्सो बी पनिश्ड अंडर दिस डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के आपके ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं कंप्लीट। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट की सीरीज के ऑफेंसेस सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल बी स्टार्टिंग विल बी ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, उसको मेंशन कर लो। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं एक अगला टॉपिक, दैट इज बेसिकली मेंशन्ड अंडर चैप्टर 11 ऑफ बीएनएस। ठीक है, बीएनएस के चैप्टर 11 में इस बेसिकली पूरे चैप्टर में ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को मेंशन किया गया है। ठीक है,